खिलजी खानदान से मौसूम करते हैं। तो देखते हैं खिलजी खानदान ये सलातीन दिल्ली का दूसरा खानदान है खिलजी। इनकी इब्तिदा होती है 1290 का 1320। बहुत मुख्तसर अरसे का यानी कि सिर्फ 30 साल का ये दौर था इस खानदान का। इसमें 3 अहम राजाओं ने हुकूमत की। तो 3 अहम राजा थे। पहला जलालुद्दीन, इसके बाद आता है अलाउद्दीन, उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन। ये 3 बादशाहों ने यहाँ पर हुकूमत की। जो जलालुद्दीन 1290 का 1296, 1296 का 1316 और 1316 का 1300। ये इनका शिजरा है कि पहला बादशाह जो था खिलजी सल्तनत का बानी वो था जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद इसका भतीजा और इसका दामाद भी था ये अलाउद्दीन खिलजी, जो 96 से सुल्तान बना और 1316 तक करा। उसके बाद आखिरी बादशाह था कुतुबुद्दीन खिलजी, जो 1316 से 1320 तक हुकूमत करा। तो इसमें से एक को हम देखते हैं। पहले जलाल अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को जुनूब की मुहिमात के लिए मखसस किया था, यानी कि जुनूब के इलाकों को फतेह करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर कारा था। जब ये देवगिरी को जीत कर आ रहा था तो इसकी जियाफत में जलालुद्दीन ने एक फंक्शन रखा, एक बड़ा जश्न रखा जो 1296 में। इस कारा के मुकाम पर वो जश्न के दौरान ही अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन का खत्म कर दिया, यानी कि अपने चचा को मार दिया। चचा के साथ ये उसका दामाद भी था, यानी कि जलालुद्दीन न सिर्फ इसका चाचा था बल्कि इसका ससुरा भी था। इसकी बेटी से ही अलाउद्दीन की शादी हुई थी। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल कर दिया और खुद सुल्तान बन गया। तो यहां से इसका दौर शुरू होता है 1316। हिंदुस्तानी तारीख में इसका दौर बहुत ज्यादा अहमियत है। इसकी जो रिफॉर्म्स है वो आज तक चल रही है। तो इसकी रिफॉर्म्स को हम देखते हैं अक्सर तारीख में, यानी कि फिल्मों में वगैरह में अलग चीजें बताई जाती है, लेकिन ये एक बड़ा जय्यत और इंथुजियास्टिक हुक्मरान था जिसकी चाह या जिसकी जो भूख थी जीत की, ताकत की, वो कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। अलाउद्दीन 1296 का 1300। इसको हिंदुस्तान का सिकंदर सानी कहा जाता है। सिकंदर दुबम या सिकंदर सानी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि इसने पूरे हिंदुस्तान को फतेह किया। सिर्फ जुनूब की एक छोटी सी रियासत थी पांड्याओं की, मदुराई, उसका कुछ हिस्सा ये फतेह नहीं कर सका। सिकंदर भी पूरी दुनिया को फतेह करा था, हिंदुस्तान को फतेह नहीं करा था। उसी निस्बत से इसको सिकंदर सानी कहा जाता है, सिकंदर 2, सिकंदर सानी कहा जाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी फौजी इस्लाहात देखते हैं कि क्या क्या कारनामे करा फौज में। तो ये हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा सुल्तान था जिसने फौज का हुलिया बनाया। आईडी कार्ड इसको बोलते हैं, बायोडेटा। फौज का इसने बायोडेटा बनवाया, फौज को यूनिफॉर्म दिया। पहली बार हिंदुस्तान में किसी ने फौज को उनके कैडर के हिसाब से यूनिफॉर्म दिया। फौजियों के घोड़ों को दागा गया। घोड़ों को दागने से मुराद किसी का कोई घोड़ा होता था, किसी का कोई घोड़ा, तो घोड़ों का निशान लगाया गया। ये भी पहली बार इसी ने किया। उसके बाद हम पिछली क्लास में सुने थे शमसुद्दीन अल्तमश ने तनख्वाह के बजाय जमीनात दी, जिसको हम इख्ता कहते थे, और जमीन वाले को इख्तियार कहते थे। इन्हें क्या किया, वो जमीनें जिनको दी गई थी सबसे वापस ले ली। इसके 4 फरमान है, बादशाह बनते ही इन्हें 4 फरमान जारी करा। इसी में से आमतौर पर फरमान पूछता है। पहला फरमान था जितने जमींदार है वो सबकी जमीन वापस ले ली जाए। तो हम जमींदारों को क्या बोल रहे थे, इख्तियार। इनकी जमीन जो थी इख्तियार थी, इसको क्या करी सरकार वापस ले ली। तो उस जमाने की टेक्नोलॉजी में इसे हम खालसा कहते हैं।
जो सरकारी जमीन है उसको हम खालसा कहते थे, यानी कि जितनी एकता की जमीन आती वो पूरी की पूरी खालसा में तब्दील कर दी। इसके बाद शराब को पूरी तरह से बंद कर दिया। शराबबंदी इसको बोलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे, महल दरबार में, दावतों में शराब और मंशियात को पूरी तरह बैन किया। इस तरह टैक्सेस, जजिया जिसे हम कहते हैं, जजिया नामी एक टैक्स लगवाया। इसके अलावा इसका जो चौथा फरमान था, कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार और उम्रा की जो महफिलें हैं, कोई भी त्यौहार या उम्रा की जो महफिलें हमें बगैर सुल्तान की इजाजत के ना हो, क्योंकि बगैर सुल्तान की इजाजत के मीटिंग करेंगे तो सुल्तान के खिलाफ हो सकता है, कुछ तो भी साजिशें करते। लिहाजा सुल्तान की इजाजत के बगैर ना कोई त्यौहार होगा और ना ही कोई महफिलें होंगे। इसके साथ साथ इसने जासूसी का निजाम भी मुतारफ करवाया, जिसे हम मनहान कहते हैं। मनहान कहते हैं, ये एजेंट्स होते थे जो सादा लिबास में फिरते थे और उम्रा की सरगर्मियों पे नजर रखते थे। तो ये सबसे पहले इसके 4 फरमान है, जिसकी वजह से इसने अपने आप को मजबूत कर लिया, बगावतों से पाक कर लिया। अब इसके बाद इसकी जंगी मुहिमा ने बहुत कम वर्षा हुकूमत करा, तकरीबन सिर्फ 20 साल करा, लेकिन 20 साल में 20 इलाकों को फतेह करा। इसका एक जुनून था कि मैं जुनून को जीतना। हम हिंदुस्तान के अगर नक्शे में देखते हैं तो ये हिस्सा जो आता है शुमाल का आता है। उसके बाद ये हिस्से पे हमारे पास ये गुजरात है, ये जो बीच का हिस्सा है ये राजपूताना है। राजपूताना यानी कि राजपूत होगा, तो उसको जुनूब होना था। जुनूब होने के लिए पहले वो राजपूताना से लड़ना, उसके बाद गुजरात से लड़ना। इसकी मकसद ये थी कि जुनूब में आने से मुराद ये है कि यहाँ समंदर तिजारत आसानी से, और ये जुनूब की जो रियासत है ये काफी मालदार, तो बहुत ज्यादा मालदार थी। तो उसका जुनून था कि मैं किसी भी तरीके से जुनूब के इलाके को फतेह करना। वो फतेह करने के चक्कर में सबसे पहले इसने राजपूताने पे हमले किए, फौज की। तो इसके राजपूताने के हमलों में 1299 में पहले गुजरात के बाद फिर 1301 में मेवाड़, 1303 में गुजरात की फतेह के दौरान एक चीज क्या हुई, गुजरात में मुकाम था भरूच। जब ये गुजरात को फतेह कर लिया तो गुजरात में मुकाम था भरूच। उस इलाके को फतेह करने के बाद वहां पर उसने गुलाम को देखा। उस गुलाम को 1000 दिनार में खरीदा। कितने दिनार में? 1000 दिनार में खरीदा। इसलिए गुलाम का नाम 1000 दिनारी भी कहा जाता है आमतौर पर। और ये उसका सबसे ज्यादा अहम सिपाहसालार था। जो कभी गुलाम था वो क्या हुआ, उसका सबसे अहम सिपाहसालार था, जिसे हम तारीख में मुल्क काफूर कहते हैं। मुल्क काफूर, हालांकि ये एक हमजा था जिसको हम लोग आम में किन्नर कहते हैं। बावजूद इसके सिर्फ एक मुल्क काफूर ने पूरा जुनूब का इलाका कट्टा बन के दे दिया है। लो बिल्कुल सिर्फ 3 साल में 1308 यादव हुक्मरान किसी से, 1310 वरंगल काकतिया रुद्र प्रताप, 1311 हुईसाला, 1313 पांड्या। 4 साल के अंदर मुल्क काफूर ने उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी करके पूरा का पूरा जुनूब उसके हाथ में दे दिया। और ये तारीख में इतना बड़ा हिंदुस्तान कभी भी नहीं था जितना इसके दौर में था। एक बादशाह की मातहती में था, यानी कि पूरा शुमाली हिंद, पूरा राजपूताना, बंगाल, बिहार, गुजरात और पूरा का पूरा जुनूबी। और ये सिर्फ कितने अरसे में? 1296 से 1316। तो जुनूब को जीतने की ख्वाहिश में इन्हें बेचारा अपने 4 इसके फौजी अहम जनरल थे। 4 इसके फौजी अहम जनरल थे, जिनमें जाफर खान,
नुसरत खान, अली खान और मलिक काफूर। जाफर खान मंगोलों से लड़ने के लिए इसको रखा गया था। ये दोनों शुमाली हिंद के लिए थे और ये जनूबी हिंद के लिए। जाती तौर पे अलाउद्दीन खिलजी किसी जंग में नहीं गया, सिर्फ एक जंग के लिए गया जो थी मेवाड़ की जंग। मेवाड़ की एक जंग में वो फौज के साथ गया। मेवाड़ की जंग में एक्चुअली ये दोनों का काम था, ये दो सिपा सालार का था, उन्हें गया। आमतौर पर हमारे पास कहानी मशहूर है कि पद्मावती के लिए उन्हें गया था, ऐसा कोई वाकया तारीख में नहीं है। पद्मावती का वाकया एक सूफी शायर साहब मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी किताब। मलिक मोहम्मद जैसी ने किताब लिखी जिसमें पद्मावती की खूबसूरती को बयान किया गया। एक बहुत होता है, बेचारा बोलता है बेचारा, उसका बखान करता। अब उसमें लिखा जाता है कि इसकी अलाउद्दीन खिलजी उसकी क्या बोलते खूबसूरती पे फिदा होगा था, हर महीने में देखा कर। ऐसी कोई चीज़ आयत नहीं है। उस जमाने में अमीर खुसरू नामी एक बहुत बड़े मुरिख थे, उन्होंने लिखे कि ये जो वाकया है, यानी कि मेवाड़ पे हमला करने का जो वाकया है, सिर्फ और सिर्फ सियासी, इसमें कोई लड़की के लिए या पद्मावती के लिए नहीं है। ये हकीकत है कि मेवाड़ का जब मुहासरा किया गया, चित्तौड़गढ़ का जब मुहासरा किया गया, तो वहां की औरतों ने जब उनको पता चला कि राजपूत हार रहे हैं, तो वो लोग जोहर कर ली। इस तरह के जोहर के वाक़यात हमारे पास तारीख में दो मिलते हैं। एक अंथोर के किले में जोहर हुआ राजपूत रानियों का, और एक हुआ इसमें। ये दो जगह राणा सांगा की मौत के बाद ये लोग जोहर किए, जिसमें पद्मावती भी जोहर करके वफात पा गए। अब इसमें क्या क्या हो गया अलाउद्दीन खिलजी के इस्लाहात में देखते हैं कि मैं बताया कि सबसे पहले ने क्या करा, फौजियों को नकद तनख्वाह दिया। फौजियों की नकद तनख्वाह, फौजी की नकद तनख्वाह सालाना देता। फिरोज शाह तुगलक भी दिया, लेकिन मैं महाना देता। इन्हें क्या करा, सालाना तनख्वाह देता। फौजियों के लिए यूनिफॉर्म, और आज के दौर में हमारे पास फौजियों के लिए कैंटीन है, यानी कि टैक्स फ्री चीजें मिलती हैं कैंटीन में। उस जमाने में ही इसने वो कैंटीन का निजाम कायम किया कि आज जो निजाम है वो इसी का रखा हुआ है, कैंटीन का निजाम, जिसमें टैक्स फ्री करके फौजियों को सिर्फ ये इनको सहूलियत दी जाती है। इसके बाद इन्हें टैक्सेस कितने लगा, इसके टैक्स में से क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि खिलजी के टैक्सेस क्या थे। तो आमतौर पर 4 अहम टैक्स है, लेकिन टोटल ये 60 टैक्स लगा है। पहले जजिया, दूसरा है ज़कात, तीसरा खिराज, चौथा खुम्स, पांचवा घड़ी, छठा चल। जी को गरीब नामा दिख रहे होंगे, सुनने के बाद इनको समझ में आ जाते। पहला देखेंगे जजिया, ये टैक्स सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए होता, यानी कि ये मुसलमान इससे थे, मुसलमानों को टैक्स लगता नहीं था। इसके अलावा भी 5 ऐसी कैटेगरीज थी जो ये टैक्स नहीं देती थी। वो कैटेगरी में है बच्चे, बूढ़े, औरतें, माजूरी और ब्राह्मण। ये 5 लोग इस टैक्स से मुस्तस्ना थे, टैक्स बनी। जब एक सवाल आएगा भाई, जब गैर मुस्लिम पे ही ये टैक्स है तो ब्राह्मण को क्यों नहीं? तो हिंदू धर्म के हिसाब से ब्राह्मण का जो धर्म है भिक्षा लेके जीने का, यानी कि मांग के खाने का है। जब बेचारा ब्राह्मण भिक्षा लेके जी रहा है तो टैक्स कहां से पे करेगा? इस मुनासिबत से जजिया में इन 5 लोगों को छोड़ दिया गया था बकाया करके। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ज़कात। ज़कात ये सिर्फ मुसलमानों पे ही लगाया जाता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीना हुकूमत के खजाने में ये लोग मुसलमान पे कर रहे हैं। खिराज जो होता था, मुसलमान जो फसलें उगाते हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए ये नहीं, मुसलमान जो फसलें उगाते हैं उसका टैक्स देना पड़ता था। आमतौर पर मालगुजारी जो होती सबके लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन खिराज सिर्फ मुसलमानों के लिए ही शायद मुसलमान पे करते थे। खुम्स यानी कि जब बादशाह दूसरे इलाके पर हमला करता है, जीत जाता है, वहां से लोग लूट लेते हैं,
तो कई फौजियों के हिस्से में माले गनीमत आता है, यानी कि लूट का जो माल होता है उसको माले गनीमत बोलते हैं। उस माले गनीमत का जो टैक्स था वो था खुम्स, यानी कि लूटे हुए माल का भी इन्हें टैक्स लेता था। इसके बाद घड़ी, ये पूरा का पूरा जो है ना मौजूदा हिंदुस्तान में टैक्सेस पूरे है, कोई सा भी छूटे हुआ नहीं है। घड़ी के माने प्रॉपर्टी टैक्स, जिस घर में आप रहते हैं उसका टैक्स। चरी के माने जिन चरागाहों पे जानवर चरते हैं उसके लिए एक टैक्स, ना इंसानों को छोड़ा, ना जानवरों को छोड़ा, ना माल गनीमत को छोड़ा, इस पे भी इन्हें टैक्स लेता। ओके, उसके बाद अब जो सातवां है वो किसानों के लिए था, हम जिसको मालगुजारी बोलते हैं, रेवेन्यू, ये सब के लिए था। और इतना ज्यादा था ये 50% टैक्स वसूल करता था कि अगर 100 रुपए की आपको आमदनी हो रही है तो 50 रुपए हुकूमत, ये इसके टैक्सेस का निजाम था। अलाउद्दीन खिलजी जो हिंदुस्तान की तारीख में जाना जाता है वो है कीमतों पे कंट्रोल के लिए। हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी की जो पहचान है कीमतों पे कंट्रोल के लिए, तो इसने कीमतों पे कंट्रोल किया। इसके लिए मार्केट को 4 हिस्सों में तकसीम करा, बाजार को 4 हिस्सों में तकसीम करा। पहला बाजार था अनाज का, पहला बाजार था अनाज का। दूसरा बाजार था घोड़े, जानवर और गुलाम। तीसरा बाजार था कपड़ा, पुष्प मेवे। चौथा बाजार था मुतफ़्फ़ा, जिसको हम मिसलिनियत कहते हैं। तो इन्हें कीमतों पे तायुन रखा, हत्ता के शहद के दौरान भी कीमतें ना बढ़ाई जाए। नाप तोल के निजाम को फिक्स करा। हालांकि ये ठीक है, अगर नाप तोल में कोई कमी बेशी करता, अगर 100 ग्राम भी कम तोल के देता और बादशाह को पता चलता तो उसका 100 ग्राम गोश्त निकल जाता। इतनी सख्त सजाएं थी, इसलिए मार्केट की बिल्कुल शहर के हालात में भी ये लोगों को इसके परेशानी नहीं होती थी, जिंदगी काफी आसान थी इनकी वजह से। इसके बाद इन तमाम पे कंट्रोल रखने के लिए एक मार्केट का महकमा बनाया जिसे दीवान रियासत बोलते हैं। दीवान रियासत ये पूरे मार्केट पे नजर रखता था, देखता था कि मार्केट में कोई कमी ज्यादा तो नहीं कर रहा, कोई नाकिस चीज तो नहीं बेच रहा है। इसकी रिपोर्ट ये नायब रियासत को करते थे, यानी कि दीवान रियासत किसके नीचे होता था? नायब रियासत के नीचे होता था। ये लोग इसको रिपोर्ट करते थे। इन हालात कभी कभी खुद ये अपने गुलामों को भेजता था या कभी खुद बाजार को जाकर अशिया खरीदता था, जिससे पता चले कि क्या होगा। अब आखिरी में देखिए इसकी विजारत है, कभी कभी एक क्वेश्चन विजारतों से पूछता है। तो सबसे अहम जो विजारत इसकी दीवान वजीर, दौरे हाजिर का प्राइम मिनिस्टर, दीवान वजीर दौरे हाजिर का प्राइम मिनिस्टर, दीवान अर्ज हमारा डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दाखिला जिसको बोलते हैं, दीवान इंशा, दीवान इंशा ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये पूरे के पूरे आज भी है, इसमें कोई चीज चेंज नहीं हुई, नाम बदल गए हैं, सिर्फ चीजें पूरी की पूरी यही है। दीवान रियासत, मार्केट एंड कमर्शलाइजेशन, सनत और उपज, ये 4 इसके वजारतें थी जो इसका देखभाल करते थे। एक चीज और कीजिए, इसकी चीजों में कॉमन चीजें जो हैं, इसके पास 4 अहम जनरल थे, बादशाह बनते 4 फरमान जारी कर, इसके पास 4 वजारतें थी, इसके 4 अहम टैक्स थे। इन चारों को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसानी के साथ हम इसको खिलजी को कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर सलातीन दिल्ली के दोनों को इंपॉर्टेंट है, ये खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक, वो आगे आएगा। ये दोनों को अगर हम देख लेते हैं कंप्लीटली तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब देखते हैं कि खिलजी के बाद क्या हुआ। तो मैं बताया था कि 1296 से 1316 के बाद से 1320 का आखिरी हुक्मरान था, बिल्कुल बेहुदा हुक्मरान था कुतुबुद्दीन, इसका नाम था कुतुबुद्दीन। बिल्कुल नाहल था, इस कदर नाहल था कि मोरिखीन लिखते हैं कि ये हमजिस परस्त, दरबार में बरहना आ जाता था, कभी कभी लड़कियों के कपड़े पहन लेके आ जाता, तो दरबार इससे बेजार था, रियाया इससे बेजार थी। तो
तो हुआ क्या, इसको एक हिंदू लड़का पसंद आ गया था, गुलाम था वो, उसे उठा के ला लिया, उसका नाम रखा खुसरू खान। क्या नाम रखा? खुसरू खान। हमेशा इसके साथ रहता हूँ। रहते रहते खुसरू खान क्या करा, उसका एतमाद जीत लिया। आखिरी में ये सोचा कि अब इसको मार दूंगा और मैं बादशाह बन जाऊंगा। नतीजा यही हुआ कि 1320 में खुसरू खान क्या करा, कुतुबुद्दीन को मार दिया। कुतुबुद्दीन को खुसरू खान मार दिया। खुसरू खान जैसे ही मारा, इसके वजीरों में एक वजीर था नियाज गाजी मलिक। जैसे खुसरू खान मारता है, खुसरू खान को कौन मार देता? गाजी मलिक। कुतुबुद्दीन को खुसरू खान मार दिया, खुसरू खान को गाजी मलिक मार दिया। यही गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से आगे बादशाह बनता है, सुल्तान बनता। इस खानदान को हम कहते हैं तुगलक खानदान। तो यहाँ खिलजी खानदान खत्म होता है 1320 में। फिर इसके बाद शुरू होता है तुगलक खानदान। एक्चुअली तुगलक खानदान का मालिक जो था गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन इसका नाम क्या है? गाजी मलिक। इन्हें कैसा बना? खुसरू खान को मारा। खुसरू खान किसको मारा था? कुतुबुद्दीन। तो 1320 में यहाँ पर खिलजी खानदान खत्म होता है और एक नया खानदान शुरू होता है तुगलक खानदान। इसको अगले क्लास में हम 1320 से शुरू करते हैं। तब तक के लिए ऐसा ख्याल रखिए। अल्लाह।